इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या इंडिया को अपने नेबर्स पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश से अलग बनाता है। क्योंकि जब बात आती है कि वो लोन्स में डूब गए या कर्जों में डूब गए एंड उसके कारण उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, तो आप ये समझिए कि हमारे लोन्स एंड हमारे जो डेट हैं गवर्नमेंट के, वो उनसे बहुत मल्टीपल टाइम ज़्यादा है, तो फिर भी हम क्यों सस्टेन कर पाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। प्लस उनकी स्टोरी से हम अपने नॉर्मल लाइफ में क्या बेटर कर सकते हैं, सो दैट हम भी वो गलतियां ना करें एंड हमारा भी फाइनेंसिस थोड़ा सा बेटर होता रहे। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा एंड अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहला चीज़, मान लीजिए श्रीलंका का केस लेते हैं, जहां मैं खुद पर्सनली 2 बार गया हुआ हूँ। तो वो बहुत अच्छी कंट्री है, टूरिज्म बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं, सब कुछ बहुत सही है। बट कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि जब पॉलिटिकल गेम ऐसा चलता है जहां आपका व्यू एक पर्टिकुलर होता है कि हमने अपने सारे रिसोर्सेस पहले 25-30 साल बर्बाद किए तमिल्स के संग फाइट में, जबकि वो तो नॉर्मल लोग थे, उन पे आपने एट्रोसिटी करी, इसीलिए उनको चाहिए था अलग कंट्री, तो आपने वो गेम खराब करा। आपने वो गेम खराब किया, उसके कारण क्या हुआ कि आपका आपको जो अच्छा, प्लस इतनी छोटी सी कंट्री है, उसको कभी भी आर्मी का या मिलिट्री का ये सब का जरूरत नहीं था। वो जैसे आज के डेट में भूटान है, इतना पीसफुल कंट्री है, उसने इंडिया के संग पैक्ट करके रखा है, इंडिया उसको डिफेंड करता है। जापान, उसके पास आर्मी वगैरह उतना ज़्यादा नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको प्रोटेक्शन का किसने दे के रखा है? यूएस ने। साउथ कोरिया, यूएस ने बोला है हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे भाई। तो ऐसे ही होता है कि आप अपना रिसोर्सेज कहाँ अप्लॉय करोगे। साउथ कोरिया ने अपने डेवलपमेंट पे लगाया, आपने जापान ने अपने डेवलपमेंट में लगाया, बट आपने क्या करा, आपको बस तमिल्स को टारगेट करना था, आपने उस पर कर दिया। एंड उसके बाद आपने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को पूरा 15-20 साल तो ऐसे ही बर्बाद किया फाइट में और सिविल वॉर में। एंड उसके बाद जब आपकी इकोनॉमी शेप में आने लगी तो आपने सोचा कि चलो देश को थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं। तो जब भी कोई एक पॉलिटिकल फैमिली एक कंट्री पे हावी हो जाती है, तो वो उसको एज ए रूलर लीड करने लगते हैं। तो वही चीज वहां पे हुई। डेट बड़ा इशू नहीं था, डेट इंडिया में भी है, हमारा डेट तो इतना ज्यादा है कि आप सुन लोगे, फिगर्स को स्क्रीन पे लिखने जाएंगे तो स्क्रीन पूरा बढ़ जाए, इतना डेट है हमारा। बट सोफरेन डेट दो तरह से होते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। लेकिन डेट अगर वेस्टेड इंटरेस्ट में लिया जाए एक पॉलिटिकल फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो वहां पे दिक्कत है। तो उनकी कंट्री पॉलिटिक्स में बर्बाद हुई है, ना कि हम अगर कहें कि इकोनॉमिक्स के कारण बर्बाद हुई है या लोन के कारण बर्बाद हुई है। क्यों? क्योंकि 2 बिलियन का लोन कुछ भी नहीं है, उतना तो इंडिया में नॉर्मल कॉर्पोरेट हाउसेस के लोन होते हैं। उसको क्या रीपे नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। इतनी बड़ी कंट्री में एक नेचुरल रिसोर्सेज इतने होते हैं कि वो पे कर सकें। प्रॉब्लम वॉज कि वो लोन का मिस यूटिलाइजेशन हुआ एंड जो भी फंड्स आते थे वो सब फालतू चीज़ में आते थे। तो श्रीलंका का एपिसोड ये है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स के कारण वो बर्बाद हुए। आते हैं हमारे सबसे अच्छे नेबर पाकिस्तान पे। उसके पहले बांग्लादेश बता देता हूँ, सो दैट थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहे। देखिए, बांग्लादेश एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी कहा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ वहाँ पे क्या अर्निंग होती है और क्या नहीं होती है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका टाइम बॉम्ब, जो कि है उसका पॉपुलेशन है। उसने अपने पॉपुलेशन का बहुत बेनिफिट उठाया। बहुत बेनिफिट कैसे उठाया उसने, और आज के डेट में उसकी करेंसी भी एट पार विथ इंडिया चलती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने इकोनॉमी को थोड़ा मेंटेन किया है। उसकी इकोनॉमी हम मतलब बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, लेकिन खराब भी नहीं कहेंगे। तो उसने क्या करा, वो जो टाइम बॉम्ब था उसका यूटिलाइजेशन सही जगह पे करा। उसने क्या किया, उसने इंडस्ट्रीज ऐसी डेवलप करी जो बहुत हैवी इंडस्ट्री होती हैं, तो मतलब सॉरी हैवी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती हैं। उसने दो दो चीज़ों में फोकस किया, जूट में और आपका गारमेंट्स में। गारमेंट्स में मशीन बेस्ड से ज़्यादा उन्होंने ह्यूमन बेस्ड पे फोकस करा। एंड ह्यूमंस को उन्होंने बहुत एम्प्लॉय किया अपने गारमेंट इंडस्ट्री में। आज की डेट में दुनिया में बड़े से बड़े ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट बांग्लादेश है। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि सर ऐसा थोड़ी होता है, बट दैट इज़ अ फैक्ट। ज़ारा का आप पता करोगे, आप ज़ारा यूएस में खरीदो या यूरोप में खरीदो, आपको पता चला मेड इन बांग्लादेश ही वो रहेगा। एंड उनके जो प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव रहते हैं, जो उनके क्वालिटी चेक में रिजेक्ट होता है, वही इंडिया में सेकंड कॉपी और थर्ड कॉपी के नाम पे बिक्री होता है। तो आप समझो कि वो लोगों ने अपनी इकोनॉमी को कैसे, तो उन्होंने क्या करा, अपने पॉपुलेशन का जो उनका डिसएडवांटेज हो सकता था उसको यूटिलाइज करने का सही कोशिश किया। क्या डेट ट्रैप में वो नहीं है? डेट ट्रैप में वो भी है। क्या पॉलिटिकल फैमिली उनके यहाँ पे सिस्टम नहीं था? पॉलिटिकल फैमिली का इशू उनके यहाँ भी था। और जो शेख हसीना अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी एक ही लेगेसी से आती हैं, तो वो वहां पे भी वो इशू है। लेकिन लीडर्स ने उसको यूज कैसे किया उस पर डिपेंड करता है। तो चाइना, सॉरी बांग्लादेश एंड आपका श्रीलंका दोनों छोटी कंट्री हैं,
दोनों छोटी कंट्री हैं, एक ने सही यूटिलाइजेशन करा और उन्होंने कोई वेस्टेज नहीं किया। जैसे बांग्लादेश में अगर आप नोटिस करोगे, छोटे मोटे इश्यूज हर जगह होते हैं, मतलब थोड़ा हर जगह हर कंट्री में थोड़े बहुत रेबल्स और ये सब होते हैं, बट आप उसके लिए अपना पूरा रिसोर्सेज 20-25 साल बर्बाद करते हो वो अलग चीज़ होती है, और उनको कंट्रोल करते हो वो अलग चीज़ होती है। तो बांग्लादेश ने क्या किया, वहीं पे बैलेंस करने की कोशिश करी और उसको ठीक करके एटलीस्ट वो स्टेबल इकोनॉमी में चल रहे हैं। ठीक है, तो दो कंट्रीज का हमने एग्जाम्पल देखा, एक ने बहुत खराब किया, अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश करी, और एक ने अपने आप को बना के रखा। ठीक है, और बना के ऐसा रखा कि चलो ठीक है, वो भले मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, बट दे कॉल देम से बंगालीज एंड नॉट मुस्लिम्स। यहाँ पे डिफरेंस आता है। आपका रिलीजन कुछ भी हो सकता है, आप इंडोनेशिया चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, दैट इज ऑल्सो ए 90% मुस्लिम कंट्री, बट दुनिया में सबसे बड़ा टूरिज्म का हब बाली है। तो क्या वो, अच्छा वहां पे जितने लोगों से पूछोगे सबका टाइटल आपको मुस्लिम नेम ही मिलेगा, तो मुस्लिम होना खराब थोड़ी हुआ, कट्टरपंथी खराब हुआ ना। वही प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने हर वो गलतियां करी जो बाकी लोगों ने अच्छा किया। पहले आपने बर्बाद किया टाइम अपना, जैसे ये लोगों ने, श्रीलंका वालों ने तमिल्स के कारण किया, इन्होंने बाकी रिलीजन्स को, बलोच वगैरह ये सब को परेशान करने में किया। फिर उसके बाद आपने रेबल्स को, मतलब जैसे बांग्लादेश में रेबल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये लोग तो रेबल्स को और बढ़ा रहे हैं कि भाई तुम जाओ अफगानिस्तान में बदमाशी करो, तुम कश्मीर में बदमाशी करो। तो ये इनका तो अलग ही दुनिया चलता है। उसके बाद आपने पूरी रिसोर्सेज अपने बर्बाद करके रख दी कि हमको कैसे भी एक छोटा सा पोर्शन ऑफ लैंड अपने पास रखना है। पीओके के कारण उन्होंने 5-6 वॉर लड़ाई कर दिए। ये सब करने के बाद आपको लगा कि नहीं हमें कुछ और भी करना चाहिए, तो आपने लोन भी ले लिया। आपने चाइना से डायरेक्ट कराची तक रोड बनवा दिए, एंड आपने कह दिया कि भाई ठीक है, हमको तो कोई मतलब नहीं है, हम अपने देश को पूरा बेच देते हैं। एंड जो जो खरीद रहा है, ठीक है, जिसने भी खरीदा, वो इतना बड़ा बेवकूफ़ तो है नहीं। पंजाब प्रोविंस में जो लैंड है, इंडियन पंजाब में तो लैंड है ही अच्छा, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का जो है, इट इज़ 3 टाइम्स बिगर देन इंडियन पंजाब। जो पंजाब प्रोविंस में जो लैंड है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑन अर्थ। मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड वो पंजाब प्रोविंस का है, जिसमें का कुछ पोर्शन इंडिया में है, बाकी सब वहां पे है। तो ये जो फर्टाइल लैंड था, इसका यूटिलाइजेशन वहाँ के गवर्नमेंट और वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत अच्छे से किया। उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई, जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये लोग जो आप लोग सुनते हैं, ये लोग सब पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस के ही चीफ मिनिस्टर, गवर्नर्स और ये सब रहे हैं वहाँ पे ये लोग। और इन लोगों ने वहाँ पे अपनी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा के रखी हैं। किसी का शुगर केन का इंडस्ट्री है, किसी का चीनी का है, किसी का कपड़ों का है। एंड वो जो फर्टाइल लैंड है, इसका इन लोगों ने बहुत यूज़ किया है, बहुत एक्सप्लॉइट किया है। वहाँ पे आप अगर दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हो जो आपकी कंट्री का बैकबोन है, तो वहाँ पे जो आएगा और जो वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करेगा, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करेगा, आपका एग्रीकल्चर लैंड को डिस्ट्रॉय करेगा ना। वही चीज़ हुआ। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर इन लोगों ने बनवाया, जो जगह एग्रीकल्चर के लिए थी वहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर घुसाने का कोई जरूरत नहीं होता, तो वहाँ पे आपने उसको बर्बाद करा, तो आपका एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया। आप अपने रेबल्स से, तो रेबल्स को तो आप खुद ही बढ़ा रहे हो। आज वही रेबल्स आपसे आधा पाकिस्तान मांग रहे हैं। ठीक है, तो जो रेबल्स को आपने तालिबान से लड़ने के लिए बनाया या फिर इंडिया से लड़ने के लिए बनाया, आज वो बोलते हैं हमको भाई अपना कंट्री दे दो। तो आपने अपने घर में दुश्मन पैदा कर लिए, और उस दुश्मन को आपने बोला कि भाई तुमको देखो, मैं तुमको ट्रेनिंग देता हूँ, तुम बहुत अच्छा काम करोगे, तुम अगर जाके इंडिया से लड़ते हो तो। अब वो लड़ नहीं पा रहे हैं, उनको मालूम है बॉर्डर पे घुसते ही पहले बीएसएफ गोली मारता है, बीएसएफ से बच गए तो आर्मी गोली मारेगी, और आर्मी से बच गए तो आके पुलिस वाले गोली मारेंगे, तो कहीं ना कहीं से तीनों लेयर में आप तो खत्म ही होने वाले हो। तो उनको समझ में आया कि भाई अपना सेफ कहाँ पे है, अपने सेफ यहीं पे है, जहाँ पे हमको, इनको ना बंदूक चलानी आती है ना गोली चलानी आती है, और आती भी है तो इनसे बेटर हम जानते हैं, क्योंकि इनसे ट्रेनिंग हम नहीं ली है। तो इनसे इनका यूटिलाइजेशन हम ही करते हैं, तो आधा पाकिस्तान वो मांग के चले गए। अब लोग कर लो, क्या करोगे। प्लस जिससे आपने लोन लिया था वो बोलता है भाई हमने तो पूरा पाकिस्तान देख के लोन दिया था, तुम्हारा अब आधा हो गया, हमको लौटाओ। ले लो, मिल गया। ठीक है, इंडिया में सेम डिस्टेंस, लाहौर से कराची जितना डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल अगर आप इंडिया में करोगे तो कलकत्ता से बनारस जितना ले लेते हैं। कलकत्ता से बनारस जाने में आपको लगता है रफली 10 से 11 घंटा, और थोड़ा सा ट्रेन अगर बहुत स्लो हुआ तो 12 से 13 घंटा लग जाएगा। ये ट्रेन की जर्नी बता रहा हूँ, फ्लाइट तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, तो ये 12 घंटा लगता है। आपको पता है लाहौर से कराची का ट्रैवल टाइम कितना है? चेक करना है यूट्यूब में या गूगल पे, आपको पता चलेगा
18 से 20 घंटे लगते हैं उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो आप समझ सकते हो कितना पीछे हैं वो। टाइम मीन्स मनी। अगर आप 6 घंटे इतना नॉर्मल डिस्टेंस में पीछे हो, इतनी बड़ी कंट्री होती तो आप तो घंटा मैनेज कर पाते। तो वो वाला चीज हो गया कि इतना, मतलब जो इन लोगों ने बर्बादी करने की कोशिश किया ना, वो बर्बादी ही इतना बड़ा रीजन बन गया कि आज वो रो रहे हैं। बट डेट से वो परेशान हुए, डेट से श्रीलंका परेशान हुआ, डेट थोड़ा बहुत इफेक्ट बांग्लादेश पे भी डाल रहा है, बट डेट इंडिया पे क्यों नहीं इफेक्ट डालता है? इफेक्ट नहीं डालता है ऐसा नहीं है। इंडिया का डेट आपको दो पार्ट में समझना पड़ेगा। एक है इंडिया का सॉवरेन डेट, ओन्ड एक्सटर्नली एंड ओन्ड इंटरनली, दो चीजें। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, ओन्ड एक्सटर्नली इंटरनली, डेट तो डेट ही होता है। देखिए एक्सटर्नल डेट क्या होता है, जब हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन से बाई करते हैं, मान लीजिए बोरो करते हैं, मान लीजिए हमने जापान से बोरो करा, वर्ल्ड बैंक से बोरो करा, आईएमएफ से बोरो करा। और एक होता है हमारा डेट टेकन इंटरनली, जैसे गवर्नमेंट आप पीपीएफ में जो जमा करते हो, दैट इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट। गवर्नमेंट आपसे वो पैसे ले रहा है कि आपका इतना साल ब्लॉक रहेगा, और ये पैसे के अगेंस्ट हम गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट करते रहते हैं, गवर्नमेंट उसका अगेंस्ट इंटरेस्ट देता है। अभी 7.25% चल रहा है तो 7.25% वो दे रहे हैं। पीपीएफ हो गया, पीएफ हो गया, ये सब लॉन्ग टर्म डेट ऑफ गवर्नमेंट है। आप डिफरेंस समझो। तो ये जो पैसे इंडिया से लिए उन्होंने, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट ये करते हैं वो इंडियंस को ही मिल रहे हैं। तो इतना बड़ा जो पीएफ का स्ट्रक्चर बना हुआ है या पीपीएफ का बना हुआ है, या गवर्नमेंट के बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं ये, और या फिर ये जो अपना रेपो रेट वगैरह भी चलता है, जिसमें आपके पास सरप्लस पैसा है तो आप डिपॉजिट कर दो वहां पे, और गवर्नमेंट वो डिपॉजिट को लेता है, उसके अगेंस्ट एक नॉर्मल इंटरेस्ट, मतलब आरबीआई देता है इंटरेस्ट, बट मैकेनिज्म वही है कि वो आपको इंटरेस्ट देता है, एंड वो इंटरेस्ट से आप अपना यूटिलाइजेशन करते हो, एंड वो जो लोन का अमाउंट है वो उससे गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और ये सब बनाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है ये समझो। आप आपसे पैसे लिए गए पीपीएफ में, आपके 15 साल पैसे ब्लॉक है, आपको हर साल 7% इंटरेस्ट आ रहा है। आपके जो 15 साल पैसे ब्लॉक्ड हैं, उस 15 साल में आपके ये जो ब्लॉकिंग वाला अमाउंट है, उससे गवर्नमेंट ने मान लीजिए एक हाईवे बनाया, टोल कलेक्शन 15 साल चलेगा, मान लीजिए 2 साल हमारा तो 13 साल तो चलेगा। तो वो 13 साल गवर्नमेंट की भी अर्निंग आ रही है, प्लस जो इंटरेस्ट वो आपको दे रहे हैं वो तो इंडिया का ही वेल्थ क्रिएट हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मिल तो आपको टेक्निकली रहा है गवर्नमेंट के बैलेंस शीट से भी या गवर्नमेंट के बुक से भी, वो इंटरेस्ट पे आउट के नाम पे। इंडिया का टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 25% इंटरेस्ट पेमेंट्स पे जाता है, उस 25% में 17 से 18% हमारा इंटरनल डेट का है। मतलब आप बुक्स में अपना इंटरेस्ट पे आउट दिखा रहे हो, बट वो पेमेंट मिल रहे हैं इंडियंस को ही, और इंडियंस भी उस पैसे का जब खर्चा करेंगे, तो वो जब खर्चा वो करने जाएंगे तो उनको जीएसटी वगैरह, कोई भी प्रोडक्ट आप सर्विस लो तो आपको जीएसटी तो पे करना ही पड़ता है। तो वो हो गया कि जब वो आप खर्चा भी करोगे तो वो भी एट द एंड उसमें से जो आपको 7% करके इंटरेस्ट मिला है, 18% 20% के तो जीएसटी चली जाएगी, तो टेक्निकली गवर्नमेंट वहां पे लॉस में नहीं है। तो इसी यही जो स्कीम्स हैं, और ऐसा स्कीम बाकी कंट्रीज में नहीं है, ऐसा नहीं है, बट वो स्कीम इसलिए नहीं वहां पे सक्सेसफुल है क्योंकि वहां मिडिल क्लास पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं है। इंडिया का इतना बड़ा जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, जिसका एस्पिरेशन था कि हम सेविंग्स करके रिच क्लास बने, उसका ही बेनिफिट इंडिया को इतना ज़्यादा हो रहा है कि इंडिया में सेविंग का कल्चर था। हाँ, नए जनरेशन में कम है, बट हम लोग जैसे बेवकूफ़ लोग सजेस्ट फिर भी करते हैं, भाई सेविंग करो सेविंग करो सेविंग करो, करते ही है ना। तो ठीक है, मतलब आप सेविंग्स करना बोल बोल के मान लीजिए आप आज नहीं सीरियस होते हो, 25 साल की एज में नहीं, तो 30 में हो गए, 32 में हो गए, सीरियस हो जाओगे। जब सीरियस हो जाओगे तब आप सेव करोगे, वो जब सेव करोगे तो वेल्थ क्रिएशन में जाएगा पैसा, और वेल्थ क्रिएशन में जाएगा तो मोस्टली गवर्नमेंट स्कीम्स में जाएगा या बैंक्स में जाएगा। तो वहां से वो जो पैसा है, जो मनी साइकिल है, उसका एंड बेनिफिशियरी गवर्नमेंट हो रहा है, और अल्टीमेट बेनिफिशियरी भी इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट ही होगा। तो अगर इस तरीके से आपने अपनी इकोनॉमी को बना के रखा है, और इसी को पता है क्या, लोग बोलते हैं कम्युनिज्म बहुत खराब चीज है, पर कम्युनिज्म ऐसा ही बनाया गया था कि चैनलाइज होते नहीं। आप जाओगे ना यूएस में, कोई पीपीएफ स्कीम आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वहां पे ऐसा कोई स्कीम नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वहां पे तो क्या है, उनको खर्चा करना है, नोट प्रिंट कर देंगे, तो वो लोग को वो बेनिफिट है। इंडिया का वो बेनिफिट तो है नहीं। इंडिया को क्या करना, डेट लेना पड़ता है, डेट लेना पड़ता है, तो भाई बाहर से लेने से बढ़िया अपने से लो, अपने लोगों को ही सेविंग करना सिखाओ, और लोग सेविंग कर रहे हैं, उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो ये चीज हो गई। तो इसके कारण क्या है, इंडिया का डेट इतना ज्यादा होने के बाद भी बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा। प्लस जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, उसने जिस तरह से सेविंग्स का मतलब अप्रोच लिया था आज से 25-30 साल पहले, उसी कारण इंडिया इतना फास्ट पेस ग्रो कर पाया। और आज के डेट में एक भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है, फंडिंग अगर गवर्नमेंट के थ्रू है, तो ये समझिए कि गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है, ये नॉर्मल लोगों के थ्रू है, जिन्होंने ये पैसे लगाए मार्केट में।
मार्केट में इन द सेंस कि आपने लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पैसे लगाए, बैंक्स में दिया आपने, बैंक्स ने उस पैसे को अलग तरीके से फंडिंग करी, फिनेंस करा, तो ये चीज़ें हो गई। तो इससे क्या हुआ, डेट साइकिल जो था, उस डेट साइकिल का अल्टीमेट बेनिफिशियरी बन गया गवर्नमेंट ही। क्योंकि जब वो पैसे वापस मिलेंगे तो खर्चा आप ही करोगे, कोई कार लेगा, कोई कुछ लेगा, उसमें सब में गवर्नमेंट को ही रेवेन्यू आना है। तो ये जो साइकिल से अल्टीमेट बेनिफिशियरी गवर्नमेंट बना, उसके कारण ही गवर्नमेंट इतना अच्छा से टिका हुआ है। और इसीलिए दुनिया में बहुत सारे मॉडर्न प्रोडक्ट्स आते हैं, बट इंडिया में आज भी कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं। काफ़ी लोग पीपीएफ अपना कटवाते हैं, काफ़ी लोग सॉरी पीएफ कटवाते हैं, काफ़ी लोग पीपीएफ में जमा करते हैं, कुछ लोग एनपीएस ऑप्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें ना एट द एंड क्या होती हैं, आपका वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती हैं, और इवेंचुअली इंडिया का वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती हैं। और इसी कारण क्या है, इंडिया का डेट एक सस्टेन इतना हाई होने के बाद भी सस्टेनेबल इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल डेट हमारा, लोग बोलते हैं डेट टू जीडीपी हमारा बहुत खराब है, बट हमारा एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी इज ओनली 20%। मतलब कि हमारा जो करंट डेट है वो हमारे जीडीपी के 20% साइज का ही है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। यही एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी जब 1 की तरफ जाता है तो कंट्रीज खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो कोई कहे कि हमारा डेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको ये बताइएगा कि डेट एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंट होता है। इंटरनल में वो पैसा एट द एंड गवर्नमेंट के पास ही पहुंचना है, और जो एक्सटर्नल है वो हमारा बहुत कम है। इट इज़ करेंटली 19% और समथिंग, तो 20% मान लेते हैं उसको। 20% ऑफ द टोटल डेट इज द एक्सटर्नल डेट। तो वो डेट टू जीडीपी हमारा अभी भी 20% के नीचे ही है, तो वो सेफ गार्डेड ही माना जाएगा और अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसीलिए इंडिया बाकी अपने नेबर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और नेपाल और भूटान बहुत छोटी कंट्रीज हैं, उन पे हम नहीं डिस्कशन करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो कभी भी लाइफ लर्निंग याद रखिएगा, अपना सारा रिसोर्सेज, जो श्रीलंका एपिसोड से हमने समझा कि अपना कभी भी लाइफ का सब कुछ किसी एक चीज़ के पर्टिकुलर के पीछे मत लगा दिया करिए। जैसे उन्होंने पूरा मतलब एफर्ट लगा दिया कि तमिल्स के संग झगड़ा कर ले, तो उसमें वो नहीं करना है। पाकिस्तान की तरह कि भाई अपने घर में बदमाशी आप करोगे, अपने घर में गुंडों को पैदा करोगे, आप ही पे नुकसान होगा वो, तो वो हो गया। और थर्ड चीज, बांग्लादेश से हमें एक चीज सीखना चाहिए कि आपने जो भी आपका लिमिटेशन है उसको आप कैसे बेनिफिशियल बना सकते हो। तो उनका लिमिटेशन को उन्होंने बेनिफिशियल बनाने की कोशिश किया। उन्होंने इन्वेस्टमेंट ऐसे ऐसे मतलब चीज़ों में किया, क्योंकि ऐसा नहीं कॉटन उनके यहाँ पे होता था, कॉटन नहीं होता था उनके यहाँ पे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बोला कॉटन तो हम इंपोर्ट कर लेंगे, हम पहले बनाना चालू करते हैं। तो बनाना उन्होंने चालू कर दिया, तो लेबर इंटेंसिव कर दिया। जो आपका वीकनेस हो सकता है उसको स्ट्रेंथ बनाने का कोशिश उन्होंने करा। और इंडिया से सबसे ज़्यादा क्या सीखना चाहिए, इंडिया सबसे ज़्यादा ये सीखना चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज को सबसे अच्छा यूटिलाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कि हम अपने इंडियंस का ही पैसा लें, ठीक है। तो हम अपने अगर इंडियंस का ही पैसा लें, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट क्यों इशू कर रहा है? गोल्ड तो आपको फिजिकली वो नहीं दे रहा है, लेकिन वो गोल्ड बॉन्ड इसलिए इशू कर रहा है कि उससे आरबीआई ज़्यादा गोल्ड परचेज करे। जितना ज़्यादा आरबीआई गोल्ड परचेज करेगा उतना आरबीआई का स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको क्या फिजिकल गोल्ड मिलता है? नहीं मिलता है, बट वो गोल्ड होल्ड कर कौन कर रहा है? आरबीआई होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो वो जब वहां पे होल्ड करेगा तो उससे एट द एंड अल्टीमेटली स्ट्रेंथ किसका बढ़ रहा है? एज ए कंट्री इंडिया का बढ़ रहा है। कल कोई करेंसी क्राइसिस आता है तो इंडिया का इतना गोल्ड है कि इंडिया करेंसी क्राइसिस से सेल थ्रू कर जाएगा। वो क्यों हो रहा है? आप लोगों के कारण ही हो रहा है। तो अगर इंडियन पॉपुलेशन का माइंडसेट जो है उसको यूज करो आप, सेविंग माइंडसेट क्रिएट किया गया, सेविंग माइंडसेट को यूज करके पीपीएफ पीएफ के थ्रू पैसा ले लिया गया कि भाई हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसी से करते हैं, और इनको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट देते रहेंगे। बाहर वालों को देने से अच्छा अपने लोगों को दो। अपने लोगों के लिए आप कुछ भी करोगे तो उसका एंड बेनिफिशियरी आप ही होगे। वो इंडिया के एपिसोड से हमें पता चलता है। तो सबसे लाइफ लर्निंग लेनी चाहिए, एंड इन लाइफ लर्निंग को लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा आप आउटकम ले आ पाते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करिएगा।